हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल दीपक यादव एजुकेशन। वेलकम टू द डेली करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, रोज शाम को 8:30 बजे आपको करंट अफेयर्स का एक वीडियो इसी चैनल पर मिलता है और मॉर्निंग में 7:30 से 8 बजे के बीच में आपका द हिंदू एनालिसिस का वीडियो मिल जाता है। ये दो वीडियो इस चैनल पर आपके करंट अफेयर्स की पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन को करवा देते हैं। ये जो शाम वाला वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होता है, क्योंकि इस वाले वीडियो में हम केवल इंडियन एक्सप्रेस ही नहीं, उसके साथ साथ पीआईबी, डाउन टू अर्थ, लाइव मिनट सभी के न्यूज़ आर्टिकल्स को प्रॉपर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में कवर करते हैं। इस लेक्चर का एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में डेली बेसिस पे हम सभी लोग एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। यानी आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ क्वेश्चन कैसे बनेगा एग्जामिनेशन में उसका अनुमान लगना शुरू हो जाएगा। वो प्रैक्टिस कर रहे होंगे आप लोग, तो जब एग्जाम में बैठोगे तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये चीज़ आप लंबे समय से डेली कर रहे हैं। तो उन क्वेश्चन को ज़रूर से अटेम्प्ट करना। आपका जो भी स्कोर आएगा उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। बिलीव मी दोस्तों, आपका कॉन्फिडेंस कुछ ही दिनों में इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा रिगार्डिंग करंट अफेयर्स। नाउ, अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम पर जाइएगा, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी, मेरा चैनल मिलेगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का हमारा सबसे पहला आर्टिकल काफ़ी रेलिवेंट भी है। यहाँ पे बात हो रही है ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट 1954। 1954 का दोस्तों एक इंपॉर्टेंट एक्ट है। इस एक्ट में हम देख पा रहे हैं ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज़ की बात हो रही है। नाम से पता चल रहा है ये बेसिकली दवाइयों को लेकर बात करता है। कई सारी ऐसी कंपनियां होती हैं दवाइयों को लेकर फॉल्स क्लेम करती हैं, बताती हैं इससे ये ठीक हो जाएगी, ये बीमारी ठीक हो जाएगी। ऐसा कुछ होता नहीं है। तो गलत एडवर्टीजमेंट जो होते हैं ना, ऐसे प्रचार को रोकने के लिए ये हमारे पास में एक्ट है। इस एक्ट के माध्यम से उन सभी कंपनियों के खिलाफ में एक्शन लिया जा सकता है। तो अभी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में हमको देखने को मिला है। एग्जाम में दोस्तों डायरेक्टली आपसे प्रश्न बन सकता है रिगार्डिंग दिस एक्ट। तो पहली बात आपको ये ध्यान में रखना है, ये जो हमारे पास में कानून है इसका मेन पर्पस क्या है। जितनी भी दवाइयाँ हैं और जिसको लेकर फेक क्लेम्स करे जाते हैं या बोला जाता है भाई इसमें तो जादू है ना, ये इसमें मैजिक क्वालिटीज़ हैं, आपको एकदम ठीक कर देगा, ऐसे फेक क्लेम्स को रोकने का काम करता है ये वाला पर्टिकुलर एक्ट। इसमें आपके अलग अलग प्रकार के एडवर्टीजमेंट हो सकते हैं। अब जो प्रचार है वो अलग अलग तरीके से हो सकता है। लिखित में यहाँ पर एडवर्टीजमेंट हो सकता है, कोई बोलकर यहाँ पे इसका प्रचार कर सकता है कि हाँ भाई इसमें ये सारी चीज़ें हैं, इसके ये बेनिफिट हैं। तो ऐसे बहुत सारे तरीके से एडवर्टीजमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन अगर वो गलत होगा तो उसके खिलाफ में एक्शन लिया जाएगा। ये यहाँ पर इस एक्ट का कहना है। लेकिन इसमें दोस्तों अभी भी आप सोचोगे कि चलो ये तो ड्रग्स यानी दवाइयों का गलत प्रचार होगा, इतना तो समझ में आ रहा है। सर आगे मैजिक रेमेडीज़ का मतलब क्या है? देखो, इस मैजिक रेमेडीज़ में और भी कई सारे एस्पेक्ट को कवर किया गया है। जैसे कई बार क्या होता है, ये जो दवाई है, चलो वो किसी चीज़ की मेडिसिन होगी, किसी बीमारी को ठीक कर सकती है, ये हमको पता है कि हाँ एग्जैक्टली वो दवाई है तो सही, किसी चीज़ के लिए होगी, किसी बीमारी को ठीक करने के लिए होगी। लेकिन कई बार यहाँ पे क्या होता है, कुछ और चीज़ें भी मार्केट में देखने को मिल जाती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर जहाँ पे तंत्र मंत्र हैं, तो ऐसी चीज़ों पे भी दोस्तों ये एक्ट काम करता है कि हाँ भाई इसमें एक जादुई पावर इस मंत्र में है, ये आपके बॉडी को ठीक कर देगा। तो ऐसे केसेस को हैंडल करता है ये एक्ट, जिसमें ड्रग्स और मैजिक रेमेडीज़ दोनों को कवर किया गया है। और क्या स्पेशली जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, कोई भी एडवर्टीजमेंट जो गलत इंप्रेशन देगा, फेक क्लेम्स करेगा या किसी को मिसलीड कर रहा होगा, तो ऐसे एडवर्टीजमेंट्स के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि वो एडवर्टीजमेंट सीधा सीधा हमारे नियमों का उल्लंघन कर रहा है। और बार बार वोलेशन करने पर ऑब्वियस सी बात है उस व्यक्ति के ऊपर, उस कंपनी के ऊपर में पेनल्टी लगाई जाएगी। पेनल्टी में उस कंपनी का जो मालिक है उसको जेल भेजा जा सकता है, प्लस फाइन्स भी यहाँ पे लगाए जा सकते हैं। जो ये टर्म है ना एडवर्टीजमेंट, इसमें हर एक चीज़ को कवर किया है। एडवर्टीजमेंट मतलब एडवर्टीजमेंट, आप दवाई बेच रहे हैं, उस पर गलत लिखा है उसके लेबल पे, रैपर पे, या ओरली आप कुछ और बता रहे हैं या बेच रहे हैं, ये सब चीज़ें इसमें कवर होती हैं। तो कैसे भी करके आप बच नहीं सकते अगर गलत काम कर रहे हैं तो। समझ गए? क्लियर हो गया? अब ये सुनिए, ये जो कानून है ये किस किस पे लागू होता है? क्या केवल कंपनी पे लागू होता है? नहीं, कोई अगर अकेला व्यक्ति भी है, जो इंडिविजुअल हैं या एंटिटी यानी हमारी कंपनियां भी हैं, अगर वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, वो इसमें इन्वॉल्व हैं, वो एडवर्टीजमेंट्स यहाँ पे पब्लिश कर रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, इसमें कोई एडवर्टाइज़र हैं, और ये सब मिले हुए हैं, इनका पूरा चेन चल रहा है, और ये सब अगर ये गलत काम कर रहे हैं और दोषी साबित होते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इसमें चाहे डायरेक्टर हो, मैनेजर हो या उस कंपनी का ऑफिसर ही क्यों ना हो, सब के सब यहाँ पर दोस्तों धरे जा सकते हैं इस एक्ट के तहत, अगर वो इस अपराध को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं और उन्हें पता है कि यहाँ फेक तरीके से ये सारे एडवर्टीजमेंट्स हो रहे हैं। तो
तो यह है इसमें एक पनिशमेंट। और पनिशमेंट के तौर पे ये बोला है कोई भी कंपनी, कोई भी इंडिविजुअल अगर इस लॉ को वायलेट करता है, इसका उल्लंघन करता है, तो उसको जेल भेजा जाएगा या फाइन उसके ऊपर में चार्ज किया जाएगा, या जेल और फाइन दोनों ही यहाँ पर उसके ऊपर में हो सकता है। और ध्यान रखिए, मान लो कोई पहली बार पकड़ा जा रहा है, पहली बार अपराधी साबित हुआ है, तो उसको 6 महीने की जेल होगी, थोड़ी बहुत सजा हो जाएगी, फाइन लग जाएगा या फाइन देकर छूट जाएगा। लेकिन मान लो वो व्यक्ति दोबारा से पकड़ा गया, यानी छूटने के बाद में दोबारा से वही हरकतें कर रहा है, तो अब की बार सजा और भयंकर तरीके से बढ़ा कर दी जाएगी। समझ गए? तो अब की बार सजा बढ़ा के दी जाएगी। और इसमें बार बार फाइन वर्ड का यूज़ किया है, तो फाइन सर कितना लग सकता है, तो फाइन की लिमिट कोई डिफाइन नहीं की है। जैसा अपराध होगा उस तरीके से यहाँ पर जो फाइन वगैरह है वो भी यहाँ पे चार्ज किया जाएगा। ध्यान रखिएगा। आई होप आपको इसके बारे में क्लैरिटी मिल चुकी है। इसको लेकर कोई क्वेश्चन आएगा प्रीलिम्स में, आप आराम से हैंडल कर पाएंगे। हमारा सेकेंड न्यूज़ आर्टिकल काफ़ी काम का है, जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात हो रही है दोस्तों सेल्यूलाइटिस डिजीज़ के बारे में। एक बीमारी लगातार चर्चाओं में है जिसको हमने थंबनेल पर भी मेंशन कर दिया है। तो इसको लेकर रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है वो फैल रही हैं। इंडियन एक्सप्रेस के अंदर ही आपको ये आर्टिकल देखने को मिलेगा। जो सेल्यूलाइटिस डिजीज़ है, ये जो बीमारी है, वैसे तो बहुत कम लोगों को अफेक्ट करती है और ज़्यादातर ये बीमारी बरसात के समय पर नज़र आती है। लेकिन आजकल तेलंगाना के अंदर में करीमनगर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे कई लोगों में ये बीमारी हो गई है, जिस वजह से इसका कवरेज बड़े लेवल पर हो रहा है। सेल्यूलाइटिस डिजीज़ में इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर पैर के ऊपर में ये इन्फेक्शन फैलना शुरू हो जाता है, या बॉडी के पार्ट्स पे ये जो इन्फेक्शन है ये बहुत भयंकर तरीके से फैलता है। ये मैंने आपको ऐसा फ़ोटो दिखाया है जिससे आप ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। गूगल पे तो ऐसे फ़ोटो हैं जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकते हैं, बहुत मतलब मन अजीब सा हो सकता है, कुछ इस तरीके का ये इन्फेक्शन हो जाता है। तो क्वेश्चन बन सकता है आपसे इसके बारे में। तो पहली चीज़, सेल्यूलाइटिस डिजीज़ क्या है? एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस डीप इन्फेक्शन जो हमारे खाल को पूरी तरह से डैमेज कर देता है। आपसे ये बन सकता है क्या ये बीमारी वायरस की वजह से होती है? तो आप कहोगे नहीं, वायरस नहीं, ये बीमारी एक बैक्टीरिया की वजह से होती है। और ये बीमारी ज़्यादातर हमारे बॉडी के लोअर पार्ट्स को बुरी तरह से डैमेज करती है, जिसमें आपके पैर हो गए, पंजे हो गए, टोज़ हो गया, फीट हो गया, इन्हीं पर सबसे ज़्यादा ये अटैक करती है। वैसे बॉडी पे किसी भी हिस्से पे हो सकती है, चाहे वो फेस हो, आर्म्स हो, लेग्स हो या फिंगर्स हो, उसमें भी सूजन आ जाती है। ये रैशेस कहीं पर भी हो सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ केसेस में लोअर पार्ट वाले बॉडी के केस में ये हमको देखने को मिलता है। अब देखिए, जो हमारी नॉर्मल स्किन जो होती है ना, अगर ये नॉर्मल स्किन सेल्यूलाइटिस से अफेक्ट हो जाए तो इसके बाद हमारी जो स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब सी होने लगती है। और ये तब होता है जब किसी प्रकार की इंजरी हो गई है, आपके स्किन, आपके कोई चोट लग गई है, घाव हो गया है, तो उस घाव के ज़रिए ये बैक्टीरिया घुस जाता है और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, ये आपकी स्किन को डैमेज करना शुरू करता है। आप ध्यान रखिए, ये इन्फेक्शन कब होगा? ये इन्फेक्शन तब होगा जब एक बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया कौन सा है, इसमें हम बड़ी देर से बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, एक बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस और दूसरा है स्ट्रेफाइलोकोकस। ये दो प्रकार के बैक्टीरिया हैं जो ज़्यादातर हमारे, मान लो स्किन के अंदर कहीं पर भी क्रैक हुआ है, चोट लगी है, घाव है, तो उसके थ्रू यहाँ पे ये बैक्टीरिया घुस जाता है और खाल में घुसने के बाद में सीधा हमारे स्किन को अफेक्ट करता है। उसी एरिया में सूजन हो जाएगा। सूजन के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, अब बहुत ज़्यादा एरिया वो गर्म हो रहा होगा, आप छुओगे तो बहुत ज़्यादा गर्म लगने लगेगा। बहुत दर्द भी होता है, ऐसा बताया जाता है। कई लोगों के उसी एरिया में काफ़ी दाने हो जाते हैं, है ना, और बहुत भयंकर तरीके से स्पॉट्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इसमें कुछ सिम्टम्स है, जैसे एक इंसान को इस घाव की वजह से, या सॉरी इस पर्टिकुलर बीमारी की वजह से बुखार होने लगता है ना, उसके अलावा शरीर कांपने लगता है, ठंड लगने लगती है, फीवर हो जाता है, ऐसे कुछ इश्यूज़ होते हैं, जी मचलाने लगता है। तो ये होता है सेल्यूलाइटिस। जिस भी एरिया में हो गया उस एरिया को सुजा देगा, यानी वो एरिया सूज गया है, दर्द बहुत है, रेड कलर का पूरा हो जाता है वो एरिया और काफ़ी गर्म हो जाता है उतना हिस्सा पैर का। और अगर आप इसका प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं तो ये इन्फेक्शन धीरे धीरे फैल जाएगा, आपके गले तक पहुंच जाएगा, बाद में ये जानलेवा भी हो सकता है। और ध्यान रखिए, सेल्यूलाइटिस इजंट यूजुअली कॉन्टेगियस, यानी कि क्वेश्चन यह है, क्या ये बीमारी आराम से फैल सकती है? नहीं, इतना घबराने की वाली बात नहीं है। कॉन्टेगियस मतलब होता है आराम से फैल सकती है, ये कॉन्टेगियस नहीं है, ध्यान रखना। ज़्यादातर केसों में कॉन्टेगियस नहीं होती, काफ़ी मुश्किल से बीमारी ये फैलती है। लेकिन अगर आपके बॉडी के ऊपर में कहीं पर घाव वगैरह है जो कि खुला हुआ है, तो थोड़ा सा यहाँ पर उसको थोड़ा प्रोटेक्ट करके रखें। या फिर एक स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है एक इन्फेक्टेड पर्सन के घाव के साथ में, मान लो यहाँ पर एक इन्फेक्टेड पर्सन है जिसके बॉडी में घाव हुआ है, इस बैक्टीरिया एंटर कर चुका है, उसके कांटेक्ट में आ जाता है कोई व्यक्ति, तो थोड़े बहुत चांसेस हैं यहाँ पर इसके फैलने के।
लेकिन ये भी दोस्तों रेयर केस में होता है, बहुत कमी केस में देखने को मिलता है। नाउ सवाल यह है कि सर कोई ट्रीटमेंट है इसका या नहीं। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए हम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। एंटीबायोटिक्स को लेकर कई सारे वीडियोज़ यहाँ पर अपलोडेड हैं, ऐसा देख पाओगे आप। फेस वगैरह पे ये हो सकता है, हाथ पे हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। ये जो आपका स्किन ब्रोकन है, इसी एरिया से यहाँ पर ये बैक्टीरियाज एंटर कर जाता है। तो इसका इलाज है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक में स्पेशली यहाँ पर एक कैप्सूल की बात हो रही है जिसका नाम है फ्लूक्लोसैक्सिलिन। तो ये यहाँ पर इस तरीके से ये एंटीबायोटिक्स दिया जा सकता है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स का काम होता है बैक्टीरिया को ख़त्म करना बॉडी में। ठीक है, now आते हैं नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे बात हो रही है, देखो इसको जीएस पेपर नंबर 3 एग्रीकल्चर से लिंक कर पाएंगे। और थर्ड हमारा आर्टिकल भी है, स्मार्ट प्रिसीजन हॉर्टिकल्चर प्रोग्राम के बारे में डिस्कशन हो रहा है। तो ये प्रोग्राम क्या है, कैसे वर्क करता है, आइए मैं आपको बताता हूँ। खबर हमारी क्या है पहले ये जान लीजिए। न्यूज़ ये है कि जो हमारा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है वो आज के समय पर प्लानिंग कर रहा है इस तरीके से एक प्रोग्राम की, जिसका नाम होगा स्मार्ट प्रिसीजन हॉर्टिकल्चर प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम एक स्कीम के तहत दोस्तों यहाँ पर करा जाएगा। अब वो स्कीम का नाम क्या है, उसका नाम है MIDH स्कीम। फुल फॉर्म है मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर स्कीम। तो दोस्तों बेसिकली यहाँ पर हॉर्टिकल्चर प्रोग्राम के लिए चीज़ों को और ज़्यादा इम्प्रूव करने की बात यहाँ पर की जा रही है। सर ये हॉर्टिकल्चर क्या है? तो हॉर्टिकल्चर यहाँ पर आपका वो कला है जहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, जो फूड्स हैं या प्लांट्स हैं उसको आप कल्टीवेट कर रहे हैं, उसको उगा रहे हैं। यानी वही खेती की हम लोग बात कर रहे हैं जिसमें आप फूड अपने हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को यहाँ पर उगाते हैं। कई सारे प्रकार की क्रॉप्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये सब चीज़ें उगाते हैं, इसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। तो उस हॉर्टिकल्चर में एक नई स्मार्ट टेक्नोलॉजी को ऐड कर देना। जैसे जैसे आज के समय पर डिजिटाइजेशन हो गया है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ चुकी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसमें ड्रोन वगैरह भी है। तो ये सब चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे तो इससे क्या होगा, हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी लेकर आ सकते हैं, प्रोडक्शन को बूस्ट कर सकते हैं, अपने रिसोर्सेज को बेटर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे एनवायरनमेंट पे बुरा असर कम पड़े, इस तरीके से अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर चल सकते हैं। तो ये उसी के लिए यहाँ पर अभी हमारी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री प्लानिंग कर रही है। और ये कौन सी स्कीम के तहत किया जा रहा है, MIDH, इस स्कीम का नाम ध्यान में रखना। तो दोस्तों ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम होगा ये लगभग 15,000 एकड़ की ज़मीन को कवर करेगा आने वाले 5 सालों में। तो ये स्कीम जैसे अब शुरू होगी 2024-25 के लिए और 2028-29 तक ये चलने वाली है, जिसके थ्रू 60,000 हमारे किसानों को फ़ायदा होगा। सवाल यह है कि सर इसके लिए बहुत पैसा चाहिए होगा, ड्रोन्स का इस्तेमाल करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना, तो ये फंड कहाँ से आएगा? तो प्रेजेंट समय पर दोस्तों एक इंपॉर्टेंट फंड है जिसका नाम है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम AIF बोलते हैं। इस बॉडी को लॉन्च किया गया था कोविड-19 के समय पर, और इसी बॉडी के अंदर में कई सारे प्रावधान हैं, प्रोविजंस हैं, जहाँ पे ये बात करता है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में चीज़ों को स्मार्टली चलाने के लिए जो इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको ये फाइनेंस करता है, जो फंडिंग वगैरह है वो प्रोवाइड करवाता है। तो इसके थ्रू यहाँ पे दोस्तों फंडिंग वगैरह भी मिलने वाली है, जिससे हम क्या करेंगे, अपने हॉर्टिकल्चर को बेटर तरीके से कर पाएंगे। नाउ क्वेश्चन यह है कि फाइनेंशियल सपोर्ट चलो आ रहा है, उसके अलावा हमारी केंद्र सरकार दोस्तों कोशिश कर रही है कि इस प्रोजेक्ट को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए। और अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए हम दूसरे देश, जिसमें नेदरलैंड भी है और इजराइल भी है, इनके साथ में कोलैबोरेट करेंगे। और बातचीत करने के बाद में, कोलैबोरेशन करने के साथ में क्या होगा, फार्मिंग को लेकर नए नए सोल्यूशंस हम सामने लेकर आएंगे। जो हमारी केंद्र सरकार है वो इसके लिए 22 अलग अलग प्रिसीजन फार्मिंग डेवलपमेंट सेंटर्स बनाएगी हमारे पूरे देश भर में, जहाँ पे नई नई टेक्नोलॉजीज़ को टेस्ट किया जाएगा। और जैसे जैसे हमारी ज़रूरतें होंगी एग्रीकल्चर के अंदर में, उसके हिसाब से नई नई टेक्नोलॉजी बनाई जाएंगी, जो टेक्नोलॉजी है उसमें चेंजेस करे जाएंगे। समझ गए? तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, नया स्मार्ट फीचर ऐड कर रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। अब सवाल यह है कि हम फार्मिंग को स्मार्ट करना चाहते हैं, प्रिसाइज तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, सटीक तरीके से, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसका इम्पैक्ट ये होगा कि जो हमारे पास में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसमें पानी भी है, खाद भी हम इस्तेमाल करते हैं, कीटनाशक यानी कीटाणुओं को मारने के लिए जो दवा इस्तेमाल होती है खेती के अंदर में, उसका सही तरीके से उपयोग करना, जिससे कि यहाँ पे हमारी प्रोडक्शन की जो क्वालिटी है वो अच्छी रहे, ज़्यादा क्वांटिटी में हम लोग प्रोडक्शन कर सकें, है ना। प्लस अलग अलग प्रकार के आज प्रॉब्लम्स हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर फेस कर रहा है। क्लाइमेट चेंज जैसी दिक्कत हम देख पा रहे हैं, लगातार टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वेदर का प्रॉपर तरीके से प्रेडिक्शन नहीं कर पाते, कई सारी अनसर्टेनिटीज़ आती हैं, है ना। सस्टेनेबल फार्मिंग को प्रमोट करना, ये सारा काम यहाँ पर होने वाला है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का। इस प्लानिंग का ध्यान रखना, जिसमें हम अभी नेदरलैंड और इजराइल के साथ मिलकर भी कोलैबोरेट कर रहे हैं। चलिए, उसके अलावा दोस्तों ये जो प्रिसीजन एग्रीकल्चर का ये टॉपिक है, इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं? इसमें हम दोस्तों अपने क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं,
नई नई टेक्नोलॉजीज़ को इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। उसके अलावा हमारे पास में जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है, इसमें जो खर्चा है उसको कम कर सकते हैं, अपना मेंटेनेंस बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, है ना। अपना जो पेस्टिसाइड वगैरह जो केमिकल्स हैं इनको कम इस्तेमाल करके नई चीज़ों को अपना सकते हैं। क्रॉप का जो स्टेटस है वो रियल टाइम बेसिस पे मैनेज कर सकते हैं कि भाई क्रॉप की जो स्पेशली जो हमारी फसलें हैं वो किस लेवल पर ग्रो कर रही हैं, है ना। एनवायरमेंट के अंदर में जो चेंज हो रहा है उसके हिसाब से हमारी फसलों पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में कवर हो जाती हैं। ठीक है, चलिए एक और न्यूज़ आर्टिकल आपके सामने। चौथा आर्टिकल है, बहुत काम का है। आप देख पा रहे हैं ये जो न्यूज़ है ना, ये पर्टिकुलर वीडियो बहुत सटीक होता है। इसमें जो आर्टिकल है, इसमें स्कीम्स, इकोनॉमी का कोई आर्टिकल है या गवर्नमेंट स्कीम है, पॉलिटी का आर्टिकल है, एनवायरमेंट का आर्टिकल है, जो काम की बातें हैं एक्यूरेटली वही आपको बताई जाती हैं। तो इसलिए मेक श्योर करें इस वीडियो को, जो लाइक का बटन है उस पर प्रेस कर दें। 2000 लाइक्स का टारगेट है, आप सभी सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए, जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के लिए एक और रेलिवेंट स्कीम आ चुकी है जिसका नाम है क्रिएट। क्रिएट की फुल फॉर्म है सेंटर फॉर रूरल एंटरप्राइज एक्सेलरेशन थ्रू टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों रिसेंटली ये क्रिएट स्कीम बहुत ज़्यादा चर्चाओं में आई है। समझते हैं इसमें आखिरकार हुआ क्या है। जो हमारा यूनियन मिनिस्ट्री फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है, यानी एमएसएमई का मंत्रालय जो है। एमएसएमई क्या होती हैं? छोटे छोटे बिजनेसेस, जिसमें माइक्रो, स्मॉल और मीडियम साइज़ के बिजनेस की हम बात कर रहे होते हैं। तो इस वाले मंत्रालय ने हाल ही में क्रिएट नाम का जो स्कीम है इसका उद्घाटन किया है। स्कीम क्या है? बेसिकली एक पर्टिकुलर सेंटर है, हम कह सकते हैं, जिसको बोला भी जा रहा है सेंटर है फॉर रूरल एंटरप्राइज एक्सेलरेशन, यानी हमारे गांव वाले क्षेत्रों में जो बिज़नेस हैं उसको और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के मदद से इस तरीके का एक सेंटर बनाया गया है, जो कि यहाँ पर लद्दाख के अंदर में रिसेंटली सेटअप किया गया है, जिस वजह से ये चर्चाओं में है। उद्घाटन इसका हुआ है अभी इस तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, तो ये डिस्कशन यहाँ पे हो रहा है। तो एग्ज़ाम में आपसे कई तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं इस क्रिएट वाले कॉन्सेप्ट को लेकर, ये सेंटर को लेकर। तो ये जो सेंटर सेटअप क्या है, इससे होगा क्या? क्योंकि हमने लद्दाख में, लेह में स्पेशली यहाँ पर ये सेंटर बनाया है, तो इससे वहाँ के जो लोकल प्रोडक्टिविटी है वो इम्प्रूव होगी। वहाँ जो प्रोडक्शन हो रहा है उस प्रोडक्ट क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाएगा। जो वहाँ की इकॉनमी है वो इम्प्रूव होगी। जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, लोकल कम्युनिटी है, उनका रहने सहने का तरीका इम्प्रूव होगा। अच्छी तरीके से इनकम को जनरेट कर पाएंगे। तो इसका जो ओवरऑल फ़ायदा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा मिलेगा। रूरल एरियाज़ के अंदर जितने भी हमारे गांव वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दिया जाएगा, इंडस्ट्रीज़ ग्रो की जाएंगी, नए बिजनेसेस बनाए जाएंगे, नए बिजनेसेस को क्रिएट किया जा सकेगा। जो वहाँ पे बहुत सारे कारीगर हैं, कलाकार हैं, वो बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती नहीं है, तो लोग बाहर निकल के कहीं काम करने चले जाते हैं, तो अपने एरिया में रह सकेंगे। इस तरीके की उनको फैसिलिटीज़ देने की बात की जा रही है इस क्रिएट वाले सेंटर के माध्यम से। इसमें क्या क्या प्रोवाइड करवाया जाएगा? तो अलग अलग प्रकार की फैसिलिटी, जैसे आज हम लद्दाख के पश्मीना वूल के बारे में बात करते हैं। जो पश्मीना वाला जो ऊन हमको मिलता है, इससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। पश्मीना शॉल का नाम सुना होगा आपने, बहुत गर्म होता है, क्योंकि पश्मीना वूल एक बढ़िया क्वालिटी का है, जो कि हमें मिलता है पश्मीना वाली गोट से। यह बकरी आप देख पा रहे हैं, इसके ऊपर जो ये बाल है ये पश्मीना गोट है। इसको चांगथांगी गोट भी बोलते हैं, कई सारे नाम है इसके। तो इससे यहाँ पर इसके शरीर के जो ये बाल हैं, इससे ही हमारे पास में पश्मीना वूल मिलता है। तो उसको अच्छी तरीके से यहाँ पे प्रोड्यूस करना। इतना ही नहीं दोस्तों, हमारे पास में जो ज़रूरतमंद ऑयल है, क्योंकि यहाँ पे आप लद्दाख में देख पाएंगे तो ऑयल एक्सट्रैक्शन किया जाता है रोज़ से या बाकी सारे फ्लावर से। तो उस ऑयल एक्सट्रैक्शन के अंदर में हम लोग यहाँ पर प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग दे सकते हैं कि और बेटर तरीके से कैसे इसमें काम किया जा सकता है। जो मशीन्स की ज़रूरत होती है जिसमें पश्मीना वूल को हम निकालते हैं, उस वूल को और भी कई सारे प्रोसेस से गुजारा जाता है, तब जाके उससे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो वो मशीनरीज़ की ज़रूरत जो है उसको इंस्टॉल करना, वो प्रोवाइड करवाना, ये सब चीज़ों में हम मदद करेंगे। तो क्या होगा, वहाँ पे ओवरऑल जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको सपोर्ट मिलेगा, है ना। वो अपने प्रोडक्शन को बेटर और बेटर क्वालिटी के साथ में यहाँ पर बढ़ा सकेंगे। तो यहाँ पर स्पेशली पश्मीना वूल के ऊपर एक खास फोकस किया गया है। अब पश्मीना वूल मैं आपको बता चुका हूँ कि ये एनिमल का हेयर फाइबर है। ये जो गोट है दोस्तों, उसको हम चांगथांगी गोट भी बोल देते हैं। ये गोट का साइंटिफिक नेम है कैपरा हिरकस। ये वाली गोट कहाँ पे पाई जाती है? हमारा जो चांगथांग प्लेट्यू है लद्दाख के अंदर, स्पेशली उस वाले रीजन में। पश्मीना को लेकर यूपीएससी पहले भी क्वेश्चन पूछ चुका है, तो इसको भी थोड़ा बहुत आपने ध्यान में रखना है। चलिए एनीवे, अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल भी बहुत ज़्यादा काम का है। स्पेशली हमारा जो प्लेसेस इन न्यूज़ का एक सेक्शन होता है, वहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं, जहाँ पे टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क के बारे में पूछा जा सकता है। तो अनामलई टाइगर रिजर्व दोस्तों रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा खबरों में आया है। आज का 5वीं न्यूज़ है। तो पहले मैं आपको खबर बता देता हूँ, खबर क्या है। हाल ही में
तमिलनाडु का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, इन्होंने एक ट्रैकिंग डिवाइस, जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को ट्रैक कर सकते हैं, स्पेशली जानवरों के ऊपर में ट्रैकिंग डिवाइस को लगा दिया जाता है। तो अभी तमिलनाडु के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी क्या किया, जो नीलगिरी ताहर है, नीलगिरी ताहर के ऊपर में ट्रैकिंग डिवाइस लगा दिया। और वो नीलगिरी ताहर जो अनामलई टाइगर रिजर्व के अंदर में रहते हैं, कुछ स्टडी कर रहे हैं, इस चक्कर में ट्रैकिंग डिवाइस लगाया, जिस वजह से पूरा अनामलई टाइगर रिजर्व ही चर्चाओं में आ चुका है, नीलगिरी ताहर चर्चा में आ चुका है। तो एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों। नीलगिरी ताहर एक इंपॉर्टेंट एक ऐसा एनिमल हो चुका है जिसको लेकर लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं और ये भी न्यूज़ में रहता है। तो अनामलई टाइगर रिजर्व की जब बात करते हैं तो आज ये कहाँ पर है, नाम से पता चल रहा है। तमिलनाडु के अंदर में दोस्तों एक डिस्ट्रिक्ट है कोयम्बतूर डिस्ट्रिक्ट और पोलाची डिस्ट्रिक्ट। वहाँ पे पहाड़ियाँ हैं अनामलई की, जिसको बोलते हैं अनामलई हिल्स। तो उन्हीं अनामलई पहाड़ियों में एक प्रोटेक्टेड एरिया लोकेटेड है जिसको हम लोग बोलते हैं अनामलई टाइगर रिजर्व। तो दोस्तों यहाँ पे जब बात करते हैं तमिलनाडु की, तो ये है वो हमारा तमिलनाडु जो कि 3 राज्यों के साथ में बॉर्डर्स को शेयर करता है। एक बाउंड्री लगती है तमिलनाडु की केरला से, दूसरी लगती है कर्नाटका से और तीसरी लगती है आंध्र प्रदेश से। यहीं पर दोस्तों क्या है, अनामलई की पहाड़ियाँ हैं, उसी पहाड़ियों में ये प्रोटेक्टेड एरिया यानी कि अनामलई टाइगर रिजर्व हमारा प्रेजेंट है। ठीक है, क्योंकि ये जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर बीच में एक गैप है जिसको बोलते हैं पलक्कड़ गैप, यहीं पर ये प्रेजेंट है। और इस अनामलई टाइगर रिजर्व के आसपास कुछ और टाइगर रिजर्व भी हैं। जैसे अनामलई टाइगर रिजर्व के ईस्टर्न साइड बात करेंगे, मान लो ये आपका अनामलई टाइगर रिजर्व है, इसके ईस्टर्न साइड पे कौन सा टाइगर रिजर्व है, परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। उसके अलावा इसके साउथ वेस्टर्न साइड पे दोस्तों अगर आप देख पाएंगे तो एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है चिन्नर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर एरावकुलम नेशनल पार्क। ये कुछ आपको टाइगर रिजर्व देखने को मिलेंगे जो आसपास हैं, समझ गए, तो ये यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा इस अनामलई टाइगर रिजर्व में कई सारे प्रकार के एनिमल्स की स्पीशीज़ पाई जाती हैं, क्योंकि टाइगर रिजर्व है तो बहुत सारे टाइगर की स्पीशीज देखने को मिलती हैं। उसके अलावा और भी कई सारे प्रकार के एनिमल्स, कई सारे प्रकार की प्लांट्स की स्पीशीज़ यहाँ पे पाई जाती हैं, ये भी यहाँ पर ध्यान में रखना। कई सारे प्रकार के जो मसाले हैं ये यहाँ पे कल्टीवेट किए जाते हैं, चाहे इसमें कटहल, जैकफ्रूट हो गया, मैंगो हो गया, टर्मरिक, पेपर, ऐसी चीज़ें भी यहाँ पर ग्रो की जाती हैं। तो इसलिए भी यहाँ पे अनामलई टाइगर रिजर्व हमारे लिए ज़रूरी है। तो रिसेंटली ये नीलगिरी ताहर की वजह से चर्चाओं में है, तो एक पोर्शन आपका नीलगिरी ताहर का भी है, इसको भी दोस्तों याद रखिएगा। ये वो नीलगिरी ताहर है जिसका फोटो आप देख पा रहे होंगे। अभी हाल ही में तमिलनाडु की सरकार ने एक नया इनिशिएटिव भी लॉन्च किया था जहाँ पे वो नीलगिरी ताहर को बचाने की बात कर रहे थे। इस पर 25 करोड़ रुपए खर्चेंगे। नीलगिरी ताहर को दोस्तों हम साइंटिफिकली एक और नाम से जानते हैं जिसमें बोला जाता है नीलगिरी आइबेक्स। तो ये ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु सरकार इसको बचाने के लिए पैसा क्यों खर्च कर रही है, क्योंकि इस नीलगिरी ताहर की पॉपुलेशन लगातार कम होती चली जा रही है। और आज यहाँ पे इस वजह से IUCN के अंदर में इस एनिमल को एंडेंजर्ड कैटेगरी में कवर किया गया है, यानी बहुत ही ज़्यादा ये खतरे में है, इसको हाई प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में कवर किया गया है ताकि यहाँ पर इसका कोई शिकार वगैरह नहीं कर सकते, इसलिए इसको हाई प्रोटेक्शन दी गई है। नीलगिरी ताहर की एक अच्छी खासी स्पीशी दोस्तों तमिलनाडु में पाई जाती है। इवन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज तमिलनाडु का स्टेट एनिमल भी है यहाँ पर ये नीलगिरी ताहर। उसके अलावा नीलगिरी ताहर हमारी जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं इसमें ज़्यादातर पाया जाता है और ज़्यादातर इसकी पॉपुलेशन तमिलनाडु और केरला तक फैली हुई है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। बहुत काम का आर्टिकल, GS पेपर नंबर 1 ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आज की छठी न्यूज़ है, शायद लास्ट न्यूज़ भी है, कुछ काम की खबरें हैं ये। तो यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों इंटीग्रेटेड ओशन एनर्जी एटलस के बारे में। हाल ही में यहाँ पर ये पर्टिकुलर मैपिंग चर्चाओं में आ चुकी है। खबर क्या है, पहले मैं आपको ये न्यूज़ बता देता हूँ। हमारे पास में ना ओशन जो है, हमारा समुद्र जो है, उसके ऊपर रिसर्चेस करने को लेकर एक इंपॉर्टेंट बॉडी है जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम इनक्वाइस बोलते हैं। वैसे इसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस। बेसिकली ओशन के अंदर में रिसर्च जैसी चीज़ों को प्रमोट करने के लिए, रिसर्च कंडक्ट करने के लिए ये बॉडी जानी जाती है। तो इस बॉडी ने अभी क्या किया है, हाल ही में अनाउंस किया है कि ये क्या करेंगे, इंटीग्रेटेड ओशन एनर्जी एटलस बनाएंगे। जैसा आप एटलस देखते हैं जहाँ पे दुनिया भर की मैपिंग होती है, मैप वगैरह होते हैं, वो आपका एटलस कहलाता है। तो इन्होंने ये बोला हमारे भारत का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। अब पहला क्वेश्चन सर ये है कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है। देखिए, जब आप देख पाते हैं तो कई सारे देश हैं दुनिया भर में, और कई सारे देश ऐसे हैं जो समुद्र के साथ में बाउंड्री को शेयर करते हैं, उसमें हमारा भारत देश भी है। आप लोगों से एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इंडिया की जो बाउंड्री है जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर पेनिनसुलर इंडिया, भारत की कितने किलोमीटर की बाउंड्री है जो समुद्र के साथ में समुद्र के साथ में ये बॉर्डर को शेयर करती है, बताइए वो कितने किलोमीटर की बाउंड्री आपको देखने को मिल जाएगी। चलो अभी फिलहाल ये तो आपको बताना है। तो जितने भी किलोमीटर आपको दिख रहा है ये एरिया समुद्र के साथ में शेयर हो रहा है।
तो दोस्तों ये जो समुद्र शुरू हो रहा है, इस समुद्र का कुछ हिस्सा, जैसे ये डार्क कलर का छोड़ दिया गया ना, इसका कुछ हिस्सा हमारी टेरिटरी कहलाती है। उस टेरिटरी को हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं, ताकि हम उसमें प्रॉपर तरीके से रिसर्चेस वगैरह कर सकें। तो इसी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का ये हर एक देश जो समुद्र के अंदर है, मतलब समुद्र की से बाउंड्री को शेयर करते हैं, उन सब का अपना खुद का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। तो भारत का ये है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये समुद्र का हिस्सा हमारे कंट्रोल में है, कोई बिना पूछे यहाँ पर एंट्री नहीं कर सकता, मतलब फिर भी ऐसे कई सारे रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं। तो ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हमारा है, इसमें हम प्रॉपर तरीके से रिसर्चेस वगैरह जो भी है वो सब कंडक्ट कर सकते हैं। इसके बाद का इंटरनेशनल वाला सी हो जाता है, जिसको हम हाई सीज बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसी का मैप तैयार करा जा रहा है। उसके मैप को तैयार करने के लिए अनाउंसमेंट किया है इस एनकॉइज ग्रुप ने, इस वजह से ये चर्चाओं में है। तो दोस्तों ये जो एटलस तैयार होगा, इसका मेन पर्पस क्या होगा? ये हमारे ओशन की जो एनर्जी है उसकी ताकत दिखाएगा कि भाई जब पूरा तैयारी कर दी जाएगी, एटलस तैयार हो जाएगा, तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। और उस एटलस में पता चलेगा कि हमारे ओशन में कहाँ कहाँ पर क्या कौन कौन सी एनर्जी प्रेजेंट है ना। जैसे कौन कौन से एरिया में सोलर विंड एनर्जी है, कौन कौन सा वेव टाइडल करंट, ओशन थर्मल सैलिनिटी एनर्जी फॉर्म हो सकती है। तो इस तरीके का डेटा हमको मिल जाएगा, अपने ओशन की समुद्र की ताकत पता चलेगी। इससे हमें समुद्र के वो हिस्से पता चलेंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, जहाँ से हम एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको नया आइडिया मिलेगा, नई रिसर्चेस की जा सकती हैं, ज़्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है इन एरियाज से। तो ये है हमारा मेन पर्पज़ इस तरीके के एटलस को डेवलप करने का। ये नॉर्मल एटलस, यहाँ पर आप देख पाएंगे इस एटलस में सभी डेटा दिखाया गया कि हाँ ये एनर्जी हमारे ओशन के इस दायरे में होगी। ये ऐसा एटलस हमारे पास में आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन यह है, इस मिशन को अनाउंस किसने किया है, कौन इस पर वर्क कर रहा है या किसके अंडर में है ये? तो वो है इनक्वाइस। इनक्वाइस शॉर्ट फॉर्म में है, वैसे मैं आपको बता चुका हूँ, इसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फॉर्मेशन सर्विस। यही यहाँ पर इस पूरे नियम को या इस पूरे एटलस को तैयार कर रहा है। ध्यान रखिए, ये जो बॉडी है इसको एज अ ऑटोनोमस बॉडी बनाया गया था, यानी खुद से सभी डिसीजंस लेने का काम करती है। 1999 में इस बॉडी को तैयार किया गया। कौन से मंत्रालय के अंदर में आती है बॉडी? तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेस के अंडर में आती है। और ध्यान रखिए, हमारा एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन। इसी ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा है, एक यूनिट है ये INCOIS। अब दोस्तों ये जो INCOIS की हम बात कर रहे हैं, इसका मेन काम क्या है? ये हमारे ओशन की इंफॉर्मेशन सर्विसेज को प्रोवाइड करवाता है। जैसे आपको पहले बता चुका हूँ, ओशन को लेकर इंपॉर्टेंट डेटा हमको प्रोवाइड करवाता है, एडवाइजरी जारी करता है ना, इंडस्ट्री को, गवर्नमेंट एजेंसीज़ को यहाँ पर ये डेटा प्रोवाइड करवाता है अपने रिसर्चेस वगैरह करने के बाद में। उसके अलावा इसमें कुछ इसकी एक्टिविटीज़ भी हैं, जैसे ये जो है ना एडवाइजरीज देता है हमारे फिशर फोल्क को, ताकि यहाँ पर उनको आराम से वो एरिया पता चल सके जहाँ पे बहुत ज़्यादा मछलियाँ प्रेजेंट हैं, क्योंकि रिसर्चेस करता है, इन्हें पता है भाई समुद्र में कहाँ पे कितनी मछलियाँ हैं, कहाँ पे ज़्यादा हैं, तो उसका डेटा प्रोवाइड करवाना, ये सब रिसर्चेस इनका करने का काम है इनक्वाइस का। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए आगे आते हैं उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पर। अब अगले आर्टिकल पे आने से पहले आपके पास में सीधा क्वेश्चंस हैं, देखते हैं आपने कितने अच्छे से हर एक आर्टिकल को सुना है। आज के सेशन में यही है, लेकिन आपका टेस्ट ज़रूरी है। ये पोर्शन जितना हमने डिस्कशन किया है उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी मेमोरी पावर, ब्रेन पावर चेक किया जाएगा, देखेंगे कितना याद है आपको, कितने कंसंट्रेशन के साथ में आपने लेक्चर को सुना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, एक एक करके क्वेश्चन बताऊंगा, उनके आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखते चलिएगा। फिर एक साथ सभी क्वेश्चन के आंसर दूंगा, उनको चेक करना, रीमैच करना, देखना आपने कितने सही किए और कितने गलत किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बात हो रही है हमारे इंटीग्रेटेड ओशन एनर्जी एटलस के बारे में। इस एटलस को लेकर 2 स्टेटमेंट्स आपके पास में बताना है, दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि ये जो पर्टिकुलर एटलस है ये आपको इन्फॉर्मेशन देगा हमारे ओशन एनर्जी के बारे में। ओशन एनर्जी के जो रिसोर्सेज है उसकी ताकत हमें बताएगा ये, जिसमें हमारा सोलर विंड होगा या दूसरी और एनर्जीज़ के बारे में ये सारा डेटा शेयर करेगा। दूसरा, इस एटलस को किसने डेवलप किया है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने। तो बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन नंबर A 1 ओनली, B 2 ओनली, C दोनों सही या फिर D दोनों गलत हैं। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, अभी तुरंत ही हमने पढ़ा है। नाउ एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है क्रिएट सेटअप के बारे में। अभी पढ़ा था ना क्रिएट सेटअप क्या है। तो दोस्तों क्रिएट सेटअप को लेकर आपके पास में 2 स्टेटमेंट्स हैं, बताना है दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, ये जो इनिशिएटिव है ये हमारे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का इनिशिएटिव है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि ये जो क्रिएट सेटअप है ये मदद करता है ताकि जो रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन है, गांव वाले क्षेत्रों में इंडस्ट्रीज़ को एडवांस किया जा सके और अच्छे से जो बिजनेसेस है उनको बढ़ावा दिया जा सके। तो बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है।
ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही हैं या फिर डी दोनों के दोनों गलत हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बात हो रही है सेल्यूलाइटिस डिजीज़ के बारे में। तो इस बीमारी को लेकर अगेन आपके पास में दो स्टेटमेंट्स हैं, बताना है दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, सेल्यूलाइटिस एक सीरियस डीप इन्फेक्शन है जो कि खाल का इन्फेक्शन है जो कि बैक्टीरिया की वजह से होता है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि ये जो पर्टिकुलर डिजीज़ है हाईली कॉन्टेगियस है। हाईली कॉन्टेगियस मतलब बहुत आराम से फैल सकती है, खतरनाक बीमारी है। तो बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही हैं या फिर डी दोनों के दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है स्मार्ट प्रिसीजन हॉर्टिकल्चर प्रोग्राम के बारे में। रिसेंटली प्रोग्राम ये न्यूज़ में था। इस प्रोग्राम को लेकर आपके पास में फिर से दो स्टेटमेंट्स हैं, बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, यह जो प्रोग्राम है ये इनिशिएटिव है जो कि हमारे MIDH स्कीम के अंडर में आता है, जिसका फुल फॉर्म है मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि ये जो पर्टिकुलर स्कीम है, ये जो प्रोग्राम है, इसमें हम क्या करने वाले हैं, अपनी स्मार्ट टेक्नोलॉजी जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन, ऐसी प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे ताकि प्रोडक्शन को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। तो बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही हैं या फिर डी दोनों के दोनों गलत हैं। तो दोस्तों ये हैं हमारे आज के चारों क्वेश्चन। आई होप आप लोगों ने चारों क्वेश्चन को बिल्कुल सही सही अटैम्प्ट किया होगा। चलो वो तो खैर आप अपना आंसर नीचे लिखोगे तब पता चलेगा। पहले मैं इनके आंसर एक बार बता देता हूँ, आप चेक कर लेना आपने सही किया है या गलत किए हैं। आखिरी क्वेश्चन से आंसर को देखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया था इस स्मार्ट प्रिसीजन हॉर्टिकल्चर प्रोग्राम के बारे में कि बताइए इससे संबंधित जो दो स्टेटमेंट है दोनों में से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो क्या ये MIDH स्कीम के अंडर में आता है? जी सही बात है। दूसरा, क्या ये स्मार्ट टेक्नोलॉजी को प्रमोट करेगा एग्रीकल्चर सेक्टर में ताकि प्रोडक्शन को बूस्ट किया जा सके? जी बिल्कुल, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर, ये इसका सही उत्तर होगा। दूसरा क्वेश्चन था सेल्यूलाइटिस डिजीज़ को लेकर कि ये एक डीप इन्फेक्शन है जो कि खाल पे होता है और बैक्टीरिया की वजह से होता है। जी बिल्कुल सही बात है, ये हमने पढ़ा था। दूसरा स्टेटमेंट कि ये हाईली कॉन्टेगियस है, ये गलत है। ये हाईली कॉन्टेगियस नहीं है, ज़्यादातर केसेस में कॉन्टेगियस नहीं होता, रेयर डिजीज़ है और काफ़ी मुश्किल से यहाँ पर ये फैलती है। दैट इज़ वाई सेकेंड वाला गलत है, बट पहला वाला 1 ओनली इज़ द करेक्ट आंसर। फिर आपसे पूछा गया क्रिएट सेटअप के बारे में कि बताइए दो स्टेटमेंट है दोनों में से कौन सा सही है। क्या ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज का इनिशिएटिव है? जी बिल्कुल सही बात है, MSME के बारे में अभी आपको बताया भी था। क्या ये पर्टिकुलर जो सेटअप है, ये जो सेंटर है, ये रूरल एरियाज़ में इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करेगा, छोटे बिजनेस को बढ़ावा देगा? जी सही बात है, क्योंकि अभी हमने पश्मीना वूल वगैरह के बारे में डिस्कशन किया था, याद होगा। तो ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 and 2 इज़ द करेक्ट आंसर। फिर अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया इंटीग्रेटेड ओशन एनर्जी एटलस के बारे में कि इस पर्टिकुलर एटलस से रिलेटेड भी आपके पास में दो स्टेटमेंट्स है, बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, क्या ये जो एटलस है ये हमें अपने ओशन की एनर्जी जो है, ओशन की जो ताकत है, जो उसका पोटेंशियल है, क्या उसके बारे में हमको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा? जी बिल्कुल, ये सही बात है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि इस एटलस को डेवलप किया है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने, क्या ये सही है? आप बताइए। नहीं, ये सही नहीं है। बताओ, इसरो ने नहीं तो कौन सी बॉडी ने डेवलप किया है? उसका नाम नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, फुल फॉर्म लिखिएगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया है। तो स्टेटमेंट 2 गलत है, बट स्टेटमेंट 1 सही है। दैट इज़ वाई ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों ये हैं हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों ने मैक्सिमम क्वेश्चंस को बिल्कुल सही सही अटेम्प्ट किया होगा। तो आपका स्कोर कितना आया है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिख देना, क्योंकि जब आप स्कोर लिखोगे डेली बेसिस पे तभी आपको यहाँ पर ये कॉन्फिडेंस आएगा और डेली बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे। हो सकता है कुछ लोग ये क्वेश्चन गलत हो रहे हों, लेकिन यार बिल्कुल भी अपने आप को डिमोटिवेट मत कीजिए, चीज़ों को सुनिए। क्योंकि इसलिए मैं स्टार्टिंग में बोल देता हूँ कि कंसंट्रेशन के साथ में लेक्चर को सुनो, क्योंकि जितने अच्छे से आप चीज़ों को सुनोगे उतना ही ज़्यादा तरीके से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि आप सामने ही पढ़ रहे हैं और उसी आधार पर आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर नहीं सही हो पा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करना है, कंसंट्रेशन को और बढ़ाना है। इससे दोस्तों आपका कंसंट्रेशन पावर ही इंप्रूव होगा और एग्जाम में हेल्प मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि ये आर्टिकल्स हमारे चर्चाओं में है। अब ये वो टॉपिक्स है जो हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर में नहीं है, PIB के अंदर में पब्लिश है, इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, पढ़ने तो हैं। जैसे पश्मीना वूल वाला आर्टिकल हो गया, इनकॉइस वाला हो गया, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हो गया, इसको लेकर UPSC क्वेश्चंस पूछ चुका है पहले भी, तो वहाँ पे क्या करेंगे। तो इस वजह से 2 वीडियोस को बांटा गया है कि जो सेशन हमारा द हिंदू का होता है मॉर्निंग में 7:30 से 8 बजे के बीच में, उसको डेली देखिए, वहाँ पे आपको बहुत मज़ा आएगा। एडिटोरियल, उसके अलावा टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, प्रीलिम्स के आर्टिकल्स, डेली मेंस क्वेश्चन, ये सब चीज़ें मिल जाती हैं।
बाकी फिर उसके बाद में डेली बेसिस पे शाम को 8:30 बजे आपको ये वाला वीडियो मिलता है, जो पिछले कुछ दिन से रेगुलर मिल रहा है, आगे भी रेगुलर मिलेगा। तो शाम को 8:30 बजे और सुबह 8 बजे के करीब आप रेडी रही करिए, क्योंकि ये 2 वीडियोस आपके करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा मजबूत करने वाली हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।